नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। इसके पहले हमने पढ़ा था जो है मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में हमने हर्यक वंश पढ़ा था। हर्यक वंश में हमने जो है बिम्बिसार पढ़ा था, अजातशत्रु पढ़ा था, उदयन और नागदशक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद शिशुनाग वंश में हमने पढ़ा था शिशुनाग के बारे में, कनिष्क के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने नंद वंश में पढ़ा था महापद्म नंद और घनानंद के बारे में। तो घनानंद के समय ही जो है भारत पर विदेशी आक्रमण होते हैं। तो दो विदेशी आक्रमण होते हैं, कैसे क्या होता उन सभी के बारे में हम इसमें बताएंगे। देखिए, नंद वंश के बाद हम पढ़ने वाले थे मौर्य वंश, ठीक है। लेकिन मौर्य वंश से पहले विदेशी आक्रमण, टॉपिक का नाम क्या है आप समझिए। टॉपिक का नाम क्या है कि मौर्य वंश से पूर्व विदेशी आक्रमण, मतलब मौर्य वंश स्थापित नहीं हुआ था, उसके पहले ही सिकंदर ने हमला कर दिया था, यानी कि उसी को कहते हैं मौर्य वंश से पूर्व विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं। उस समय राजा था घनानंद या धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया था, ठीक है। आगे सारी कहानी अभी हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे से। ये देखिए, इसको पढ़ाने के बाद तब आपको हम मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, मौर्य वंश से पूर्व विदेशी आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र को राजनीतिक स्थिरता ला दी थी, ठीक है। तो मगध मतलब मगध साम्राज्य जो था, तो घरानंद, महापद्म नंद, इन्होंने मिलकर जो है बहुत ही बड़ी इसका विस्तार कर लिया। मतलब भारत का जो मगध का है वो भारत से आगे तक मतलब विस्तार करते चले गए थे। किंतु भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र के या क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासक था या शासन था, जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। देखिए, यहाँ से आप मैप में देखिए कि भारत का जो ये वाला एरिया था, ठीक है, तो ये मगध का एरिया था, समझ रहे ना आप? इसके बाद जो कांधार और काबुल वाला एरिया था, उस पे जो है बहुत ही कमजोर शासक आए और उसी पे विदेशी आक्रमणकारियों ने जो है आक्रमण किया। और टोटल दो आक्रमण हुए थे। एक आक्रमण हुआ था ईरानी और एक आक्रमण हुआ था यूनानी, ठीक है। तो ईरानी आक्रमण पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद यूनानी आक्रमण देखते हैं, जिसमें सिकंदर उकंदर आए थे, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर यहाँ से पुटअप करता है। आगे हम देखते हैं अब ईरानी आक्रमण के बारे में। आप देखिए, ईरानी आक्रमण क्या है। देखिए, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी के हखमनी वंश के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले जो आक्रमण भारत पर किया गया था वो हखमनी वंश के द्वारा ही किया गया था। किस वंश के द्वारा? हखमनी वंश के द्वारा किया गया था। और हखमनी वंश का संस्थापक कौन है? साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय हखमनी वंश का क्या है बाबू? संस्थापक है। और साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। अगर पूछेगा कि इतिहास में सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण कौन किया, तो वो जो है हखमनी वंश का जो संस्थापक था साइरस द्वितीय, तो उसने किया था। पर भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम, जिसको दारा प्रथम कहा जाता है, उसने किया था। देखिए, सबसे पहले इतिहास में पूछेगा सबसे पहले जो है भारत पर आक्रमण किसने किया था, भले असफल हो जाए, उसमें नहीं है, असफल हो गया था किस? साइरस द्वितीय। और इसी वंश का जो मतलब इसी वंश का जो है डेरियस प्रथम, दारा, जिसको दारा प्रथम बोला जाता है, यही आक्रमण करके मतलब सफल हो जाता भारत पर आक्रमण करके, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से, हकमनी वंश जो है सबसे पहले भारत पर आक्रमण करता है, ईरानी आक्रमण, ठीक है, ईरानी आक्रमण करता है, जिसका संस्थापक होता है साइरस द्वितीय, वो असफल हो जाता है। उसके बाद सफल जो शासक होता है डेरियस प्रथम, ये भारत पर आक्रमण करता है और ये जो है सफल हो जाता है। आगे हम देखते हैं, ईरानी आक्रमण में डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गांधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं मैप में, ये वाला क्षेत्र, तो यही जो है क्या है, गांधार और जो है कंबोज है। इसी को जो है
अब 16 महाजनपद में हमने आपको पढ़ाया था कि कम्बोज और कांधार जो है भारत के बाहर वाले क्षेत्र हैं। तो इसी को जो है डेरियस प्रथम ने 516 ईस्वी में अधिकार कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने इसे ईरानी का 20वां प्रांत बनाया था। ठीक है, तो इसको जीता, किसको? गांधार और काम्बोज को जीता और इसको 20वां प्रांत बना लिया अपने साम्राज्य का। फिर है, इस क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना भेंट में मिली। तो 360 टैलेंट सोना इसको भेंट में मिला था। ठीक है ना। और तथा जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसने अब तक जितने भी साम्राज्य विस्तार किए थे, ठीक है, तो उसका 1/3 इसको सिर्फ गांधार और कंबोज से मिल जाता था। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है उसके लिए। अब वो आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन फिर क्या होता है, ईरानी आक्रमण। देखिए, इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का भारत से अंत कर दिया। ठीक है ना। तो इस वंश का आखिरी संस्थापक, आखिरी शासक कौन था? डेरियस तृतीय था, और इसको सिकंदर ने पराजित कर दिया था और हकमनी वंश का जो है इसने खात्मा कर दिया था। आगे देख लेते हैं कि ईरानी आक्रमण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है भारत पे। जैसे कि भारत और ईरान का संपर्क 200 सालों तक बना रहा। ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो भारत में व्यापार का बढ़ावा मिल गया। ठीक है, और संपर्क भी बना रहा, 200 सालों तक बना रहा। तो ये जो है ईरान आक्रमण के प्रभाव पड़े थे। आगे है यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण, अब आप देख लेते हैं, सिकंदर के बारे में बेसिकली आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। मतलब सीधे सीधे सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप था। और सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। ठीक है, तो सिकंदर का मूल नाम क्या था बाबू? अलेक्जेंडर था। इसका जन्म, मतलब सिकंदर का जन्म मेसोदोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 बीसी में हुआ था। और इसकी पिता के मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। मतलब जब ये 20 वर्ष की आयु में था तो इसके पिता फिलिप की जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये राजगद्दी पर बैठा था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था बाबू? अरस्तु था। और इसकी प्रिय पत्नी का नाम रोक्साना। ठीक, क्या नाम था इसका? रोक्साना नाम था। और घोड़े का नाम बुसेफेल्स। बुसेफेल्स इसके घोड़े का नाम। बताइए उस समय वो घोड़े का नाम तो थोड़ा आज तक हम लेके बैठे हैं, रटते हैं इतिहास में, इसको घोड़े का क्या नाम है। ठीक है, और यहाँ इंसान को लोग भूल जाते हैं, बता। तो उसके घोड़े का क्या नाम था? बुसेफेल्स। और उसकी जो प्रिय पत्नी थी उसका क्या नाम था? रोक्साना। इसके गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। इसके पापा का क्या नाम था? फिलिप। ठीक है, समझ गए पूरा। इसका जन्म कब हुआ था? तो 356 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले तक्षशिला में राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो इतना डरपोक राजा था आम्भिक जो है उस समय। तो इसने सिकंदर को, मतलब बिना लड़े ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। सोच रहा, बताओ, उस समय राजा थे। ठीक है, तो यही तो एक गद्दार हुआ जब भारत में पहली बार सिकंदर आक्रमण किया। अगर ये चाह लेता तो सिकंदर भारत के अंदर तक नहीं आता। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसके बाद सिकंदर ने पंजाब, झेलम तथा चिनाब के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र, ठीक है, तो राजा पोरस पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय राजा पोरस का वहां पे शासन था पंजाब में, और झेलम और चिनाब नदी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध को देखिए, एग्जाम में पूछा क्या जाता है, इस युद्ध को कहते क्या है? तो इस युद्ध का नाम मिला हाईडे स्पीच का युद्ध। ठीक है, या झेलम का युद्ध, या तो हाईडे स्पीच का युद्ध। किसके किसके मध्य हुआ था बाबू? ये हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है, सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था। राजा पोरस ने सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने का उसका कड़ा प्रतिरोध किया। ये नहीं कि आम्बिक की तरह उसको जो है बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली जाए। और इसका आप देख लीजिए, इतनी बहादुरी से लड़ा था। तो इसको फिर बाद में जो है सिकंदर इसको पराजित कर देता और इसको अपने पास लेके आते, इसके सैनिक इसके पास लेके आते। उसके पास सिकंदर बोलता है कि जो है अब बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस उस समय क्या बोलता है
कि जो है जिस मतलब एक राजा जिस तरीके से बात करता है, मतलब युद्ध में हारा हुआ राजा जिस तरीके से अपने हिसाब से बात करता है, उसी तरीके से मेरे साथ ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है ना। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि मेरे साथ वही किया जाए जो एक हारे हुए राजा के साथ किया जाता है। तो ये सब देख के सिकंदर बहुत ही प्रभावित हुआ और इसका राज्य इसको वापस लौटा दिया। देखिए, सिकंदर पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा उसका राज्य वापस कर दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन इसकी सेना ने नदी पार नहीं की। अतः सिकंदर लौट गया और इसके लौटने का यूं ही कारण नहीं था। चाणक्य उस समय बहुत ही मतलब बहुत ही क्रूर मतलब वो नहीं चाहता था कि वो भारत पर आक्रमण करे सिकंदर, ठीक है। लेकिन अगर सिकंदर भारत पे आक्रमण कर देता तो पूरा तहस नहस कर देता। तो इसने जो है ब्यास नदी में एक ये यूनानी जो थे ये पारंपरिक व्यवस्थाओं को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो बहुत लोगों ने हल्ला कर दिया कि इस नदी में जो कूदेगा या इस नदी में जो कुछ भी करेगा, इस नदी को पार करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ये सभी जो है काल्पनिक चीज़ें थी कि क्या थी, बस आप समझ लीजिए इस तरीके से कुछ था। अब आगे हम देखते हैं यूनानी आक्रमण में सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था तथा जल सेनापति निर्याकस था, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। अब अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा। सेल्यूकस निकेटर की एक लड़की थी, ठीक है। क्या नाम था इसका, कार्नेलिया नाम था। कार्नेलिया से विवाह कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लेता कार्नेलिया से। कार्नेलिया के देख रेख के लिए ही सेल्यूकस निकेटर अपने राजदूत मेगस्थनीज को छोड़ के जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है ना। तो ये सभी कहानी आगे आपको मिलेंगी तथा और इसका जो है सेनापति कौन था, जल सेनापति नियार्कस इसका जल सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर इसका थल सेनापति था, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। और सिकंदर भारत में 19 महीने भारत में रहा था, ठीक है। उसके बाद वापस लौटे समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो सिकंदर का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ये बेबीलोन में हो गई थी, ठीक है। तो वापस जब लौट रहा था 323 ईसा पूर्व में, तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती और सिकंदर की मृत्यु के बाद जो सेल्यूकस निकेटर था ये फिर से आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, ठीक है। तो इसको लगता है कि उस समय का राजा जो है कौन था, आम्भिक क्या नाम था, घनानंद, ठीक है। तो इसको लगता है कि घनानंद अभी भी राजा होगा, लेकिन इसको क्या पता चाणक्य ने अपनी नीतियों से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे घनानंद को पराजित करके और नए राजवंश की स्थापना कर दी चंद्रगुप्त मौर्य के, और ये आक्रमण कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। चंद्रगुप्त एक कुशल शासक था, ठीक है। तो इसने इसको बहुत धोया था और इसके बाद इसने अपना विवाह उसकी पुत्री अपनी पुत्री का विवाह सिकंदर से करवा दिया था, ठीक है। तो अब जब सिकंदर से विवाह करवा दिया था तो सिकंदर ने पूछा क्या नाम है, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा कि तुम्हारे पापा जो है क्यों इस पे जो है आक्रमण किए थे। तो उसकी बेटी ने बताया कि जो है हाथियों के लिए, ठीक है। तो हाथी जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी अपने ससुर जी को भेंट में दिया था, ठीक है। तो ये सब कहानियां आपको आउटलाइन हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं सिकंदर की सफलता के कारण। सिकंदर की सफल हमेशा सफल क्यों हो गया, ठीक है। तो भारत में सफलता क्यों होती गई, जैसे कि भारत में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव, ठीक है। तो सिकंदर की सफलता का एक प्रमुख कारण था। तो यहाँ पे केंद्रीकरण का अभाव बहुत ही कम था। आगे है सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी, उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़े की भरमार थी, ठीक है। तो तेज तर्रार घोड़े भी उसकी जो है सेना में थे और साथ ही आम्बिक जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का कारण बना, ठीक है। तो पोरस को जब इसने हराया तो पोरस की पत्नी ने सिकंदर ने जब पोरस को हराया तो उसकी पत्नी ने, किसकी पत्नी ने, पोरस की पत्नी ने सिकंदर को राखी बांधी और सिकंदर ने कहा कि अब मुझे बताओ कि किस तरीके से भारत पे युद्ध करना है। तो इसमें आंधिक भी मिल गया और पोरस भी मिल गया, भाई दोनों लोग मिल के जो है उसको पूरा बताने लगे। हालांकि पोरस जो है पूरा अपना प्रयास किया था सिकंदर को भगाने के लिए, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा सिकंदर के आने से या उसके आक्रमण से। तो सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था
और भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधे संपर्क की स्थापना हो गई। ठीक है, तो अभी तक सब लोग जो है यूनान से अपरिचित थे, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ तक व्यापार होने लगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे मोटे राज्य भारतीय राज्य आपस में मतलब संघर्ष कर रहे थे, उनमें पहली बार एकता के लक्षण दिखे। फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। ठीक है ना। और नेक्स्ट है प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर भी मिल गया था। आगे हम देख लेते हैं कि भारत में गांधार शैली का विकास यूनानी कला का ही परिणाम है। जो गांधार में विकास शैली का विकास हुआ है वो यूनानी कला का ही परिणाम है। आगे है यूनानियों ने मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों ने सीखी, मतलब यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला जो है वो भारतीयों ने सीख ली थी। तो ये सभी के सभी पॉइंट हुए, मतलब मौर्य वंश से पूर्व विदेशी आक्रमण के बारे में। टोटल 2 आक्रमणकारी हुए, ईरानी और यूनानी। ठीक है, तो ईरानी में हकमनी वंश ने सबसे पहले शासन किया, उसके बाद यूनान में जो है ये सिकंदर, फिलिप का पुत्र जो है सिकंदर था, इसने आक्रमण किया। ठीक है, तो ये सभी कहानियां हो जाती। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।